अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, थोड़ा बनाना रिपब्लिक के बारे में बात हो जाए। इमरान खान के ख़ास दोस्त हैं अली अमीन गंडापुर। ये अली अमीन गंडापुर इमरान खान की सरकार में कश्मीर के मिनिस्टर थे। कश्मीर पे मिनिस्टर थे। कश्मीर के नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फंड होता था वो ये खा जाते थे। और इनका काम ये था कि खाली भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसमें अगर 100 रुपया खर्चा करते थे तो 900 रुपया खुद खा जाते थे। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर पकड़े गए थे इमरान खान की सरकार से पहले, तो उनकी गाड़ी में से विस्की की बोतलें निकली थीं। और जब ये अदालत पहुंचे 2 दिन बाद, इनको अदालत में बुलाया गया, तो वो विस्की की बोतलों में शहद भरा हुआ था। और उन्होंने कहा कि ये तो शहद में लेके जा रहा था, मुझे इन्होंने गलत फहमी पे पकड़ा है। ये अली अमीन गंडापुर एक गुंडा है, एक बदमाश है, और अब इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान के लोग अब दुआ मांगते हैं कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए। इसलिए नहीं कि हमारे साथ कोई वहाँ पे अंदर सलूक होता है गंदा। होता यह है कि इमरान खान फ़ौरन बयान दे देता है कि मेरे इस बंदे के साथ सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है, उसकी इज्जत लूटी गई अंदर, जैसे शहबाज गिल के साथ हुआ, जैसे दूसरे जितने भी पकड़े गए, आज़म स्वाति। तो इसके साथ भी इमरान खान ने यही सलूक किया। इमरान खान ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अली अमीन गंडापुर के साथ सेक्सुअल रेप हुआ है। जिनसी ज्यादती करने वालों को शर्म आनी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर की सारी हेकड़ी निकल गई है। लेकिन जाहिर है जुडिशरी इमरान खान की जेब में पड़ी है, इमरान खान की गोद में बैठे हुए हैं जज की फैमिलीज़। तो आजकल तो इमरान खान पहले बूट के साथ था, आर्मी की गोद में बैठा था, आजकल जुडिशरी की गोद में है। बगैर सहारों के तो ये बंदा चल नहीं सकता। अजीज़ दोस्तों, इसने अभी एक और, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब इसकी सरकार टूटी थी तो इसने साइफर एक पेपर हिला के सबको दिखा रहा था कि देखो ये अमेरिका में साजिश हुई है। और फिर काफ़ी अरसे तक अमेरिका अमेरिका करता रहा। जब इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया पार्लियामेंट में, तो इसके स्पीकर ने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर दिया था कि ये अमेरिका की साजिश है। कितना बड़ा एक इन्होंने इल्ज़ाम चलाते रहे ये। और अब इमरान खान कह रहा है कि नहीं, मैं तो मासूम, मुझे तो पता ही नहीं था, ये अमेरिका की साजिश नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी सरकार के दौरान ही बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया था अमेरिका में मेरे खिलाफ अमेरिकी सरकार के कान भरने के लिए, कि बाजवा तो अच्छा आदमी है, इमरान खान फारिग है, नशई है, ये है, वो है। तो मेरे खिलाफ अमेरिकी सरकार को भड़काया था हुसैन हक्कानी ने। अब बयान चेंज हो गया है, ठीक है। वो इसलिए चेंज हुआ है कि इसने कई लाख डॉलर के एग्रीमेंट से एक कंपनी को हायर किया है अमेरिका में, जो अमेरिका में इसकी पॉलिशिंग करे, इसके लिए लॉबिंग करे और अमेरिकी सरकार के सामने इसको अच्छा बना के पेश करे। तो उस कंपनी ने इमरान खान को कहा है कि अब तुम अमेरिका के सपोर्ट में बयान दो, अमेरिका के उस बयान से पीछे हट जाओ। तो इसलिए ये बयान दे रहा है। इसके जवाब में हुसैन हक्कानी ने कई ट्वीट्स भी की हैं, कई टीवी चैनल्स पे आके भी इंटरव्यू दिए हैं। और हुसैन हक्कानी ने कहा कि इमरान खान इतना मासूम बच्चा है कि इसकी सरकार के दौरान मुझे हायर भी कर लिया गया और सब कुछ हो गया, और मैं अमेरिकी सरकार के कान भर रहा हूँ, जैसे मैं अमेरिकी सरकार मेरी बातें सुनती है। जैसे उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना पूरा सिस्टम है, ये अमेरिका है।
और शीरीन मज़ारी ने बोला कि हुसैन हक्कानी ये सारे काम कर रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका में लॉबिंग कर रहा है। तो हुसैन हक्कानी ने कहा कि शीरीन मज़ारी को तो घर के कीड़े मकोड़ों में भी अमेरिका नज़र आता है। इमरान खान रोज़ नया बयानिया दे रहा है, लेकिन होना हवा ना कुछ नहीं। हाँ, एक बात तय है, जो इमरान खान अब कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसकी गवर्नमेंट को गिराया और शहबाज शरीफ को लेके आए। इसने कहा है कि शहबाज शरीफ के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन के केसेस थे, जो मेरी हुकूमत में हमने केस किए थे, जो उसके फैसले आने वाले थे। तो बाजवा ने शहबाज शरीफ को बचाने के लिए उसके केस ख़त्म करवाए और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पहले ज़रा ये हिलरी क्लिंटन की छोटी सी एक बात सुन लें आप, 28 सेकंड की। Certain countries, like for example Pakistan, where the military and the intelligence services basically ran the country. And so you could get elected, but if they didn't like them, like what you were doing, or you crossed them, you were out. You know, maybe you'd get arrested, you'd get deported, you'd get accused of something. In one case, you'd get assassinated or executed. तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में आर्मी ही सब चीज़ें करती है, आर्मी ही सारे फैसले करती है। लेकिन इमरान खान को तो खुद आर्मी लेके आई थी ना, पहले तुम वो भी तो एक्सेप्ट करो ना। क्या मुझे लेके आने वाली भी आर्मी थी, वरना मेरी औकात नहीं थी। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में अनारकी बढ़ गई है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, और लूट मार इतनी बढ़ गई है कि कराची में रोज़ के सैकड़ों मोबाइल स्नैचिंग हो रही हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग हो रही हैं, घरों में घुस के लूट मार कर रहे हैं। एक साहब का ड्राइवर उसके पैसे लेके जा रहा था घर की तरफ, 47 लाख रुपए लोगों ने लूट लिए। डाकू इस वक्त ज़ाहिर है बेचारे क्या करेंगे। देखें, डाकुओं को भी जो मिलता है लूट लेते हैं। ये देखें, एक दर्जी की दुकान से 25 सूट लेके लूट के चले गए बंदूक के जोर पे। डाकुओं का भी इस वक्त ये हाल है कि पाकिस्तान में हाल ही ख़राब है, धंधा मंदा है, कारोबार बंद है, जॉबलेसनेस टॉप पे है, महंगाई टॉप पे है। कराची में रमज़ान के महीने में रात के 2-2 बजे तक मार्केटें ठठ भरी हुई होती हैं। ये साहब आपको बता रहे हैं, ये सदर इलाके में जो मार्केटें हैं उनका हाल बता रहे हैं। सदर में चलने की जगह नहीं होती रमज़ान में। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की मशहूर तरीन मार्केट करीम सेंटर कोऑपरेटिव मार्केट जो कहलाती है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। भाई, हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लोगों को जो मुश्किलात आई हैं वो ये है कि आज 17वां रमज़ान है, रात के इस वक्त बज रहे हैं 10, जुम्मे का दिन है। तो भाई मार्केटें फ्लॉप हो चुकी हैं, कारोबार तबाह हो चुका है। इस वक्त इतनी ख़तरनाक पाकिस्तान में कराची में महंगाई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दुकानदार यहाँ बैठे में, कस्टमर मार्केटों के अंदर नहीं है। 17वां रमज़ान हो चुका है। ये वो मार्केट है जहाँ लोग इस वक्त मेरी वीडियो में कमेंट में बताएंगे कि यहाँ इन मार्केटों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज कराची के मकामी लोग खाना खाएंगे या कपड़े बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी महंगाई है। गैस नहीं है, गैस भरवाएंगे, बिजली के बिल, इतने बड़े बड़े बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, लोग कन्वेंस की वजह से परेशान है। तो भाई हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, पहनेंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या? इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं आपको लाइव ही सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। करीम सेंटर कोऑपरेटिव मार्केट के मनाजिर है। मैं आगे भी चलता हूँ और आपको तमाम सूरत हाल मार्केटों की दिखाता हूँ जो हमारे हुक्मरानों की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से जो है वो आज देखिए। यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ कि इस वक्त रात के बज रहे हैं तकरीबन 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं बल्कि, और इस वक्त 17वां रोज़ा है, जुम्मे का दिन है। ये मार्केटों की सूरत हाल है। लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, कस्टमर है ही नहीं मार्केट के अंदर। इस वक्त महंगाई की वजह से जो है ये हाल है कि लोग बेचारे परेशान हैं। इक्का दुक्का शायद कहीं दुकानदारों के पास कोई कस्टमर नज़र आए, वैसे मार्केट में कस्टमर नहीं है। ये देखें आप, बिल्कुल मार्केट जो है वो खाली पड़ी हुई है। ये देखें,
अजीज दोस्तों, इसी तरह मज़ार के हवाले से अब देखें, भारत में मज़ारों के खिलाफ आजकल ऑपरेशन हो रहा है। और मैं जैसे आपको पहले कई बार बताया कि पता नहीं किस मज़ार बना देते हैं, आपको पता ही नहीं अंदर लेटा हुआ कौन है, कोई है नहीं है। एक कहानी हमने सुनी थी कि एक आदमी था, वो हालात से तंग आके अपने इलाके से अपने गधे पे बैठ के चला के मैं किसी और जगह चला जाता हूँ। तो जा रहा था तो रास्ते में बयाबान सा इलाका था, एक गांव करीब था, वो उसका गधा मर जाता है। तो वो उधर ही गधे को दफन करके, उधर एक दरख्त के नीचे गधे को दफन करके वहाँ बैठ गया। अब लोग गुजरने लगे, गांव के लोग, तो वो उसको खाना वाना देने लगे। इसने गधे की कब्र को सजा वजा के उसके ऊपर फूल वूल डाल के अपना गेटअप चेंज करके वो मज़ार बना लिया। इस तरह मज़ार बनते हैं ज़्यादातर। ये ज़रा रिपोर्ट देखें आप। आज हम आपको एक बहुत ही खास विश्लेषण दिखाने वाले हैं, बहुत कड़वी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। और ये ऐसी रिपोर्ट होगी जो आज देश में किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। हालांकि सच कड़वा होता है, बहुत सारे लोगों को ये बात हमारी आज कड़वी लगेगी, चुभेगी तो जरूर, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कड़वी है लेकिन उसका सामना जरूर करना चाहिए। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उत्तराखंड में वहां की सरकार ने लगभग 1000 अवैध मज़ारों को चिन्हित किया है। अवैध मज़ार जो कि सरकारी जमीनों पर बना दी गई है। तो वहां पर बड़ी संख्या में अब मज़ार सरकारी जमीनों पर बन गई हैं, सड़कों पर बन गई हैं, हाईवेज पर बन गई हैं। 1000 अवैध मज़ार सरकार ने चिन्हित किए हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इनमें से 102 मज़ार ऐसी हैं जहां पर जब खुदाई की गई, जब उन मज़ारों को तोड़ा गया तो उसके नीचे से कोई मानव अवशेष नहीं मिले। यानी वो किसी की कब्र नहीं है, नकली है। और अभी तो उन्हें और तोड़ा जा रहा है। अभी तो मेरे पास जो फिगर है वो सिर्फ 102 का है, ये आंकड़ा और आगे जाएगा। तो नकली कब्र, नकली मज़ार बनाई जा रही हैं, उनके नीचे कोई मानव अवशेष नहीं है। यहां तक कि जिम कॉर्बेट का जो नेशनल पार्क है उसमें भी हाल के वर्षों में 20 से ज्यादा मज़ार न जाने कहां से आ गई है। और आज मैं वो पूरी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार की लेकर आया हूं। देखिए, इनमें से एक रिपोर्ट में लिखा है कि शुरुआत में ऐसी भूमि का चयन कर उक्त स्थल पर पेड़ों पर हरा कपड़ा बांध दिया जाता है, रास्ते के पत्थरों पर सफेद चूना लगा दिया जाता है और मिट्टी का टीला बनाकर उक्त स्थल पर चादर चढ़ाकर या चादर पेड़ों पर बांधकर दिया या अगरबत्ती जलाकर दुआ आदि करनी शुरू कर दी जाती है। फिर कुछ समय पश्चात उक्त स्थल किसी के संज्ञान में अगर नहीं आए तो फिर स्थल पर पक्का निर्माण, लोगों के रहने हेतु झोपड़ी आदि का निर्माण हो जाता है और आसपास के पेड़ों को सुखाकर एक वृहद क्षेत्रफल मज़ार हेतु स्थापित कर लिया जाता है और धीरे धीरे फिर वहां पर झाड़ फूक का कार्य शुरू हो जाता है। ये सरकार की रिपोर्ट है। कौन कौन सी अवैध मज़ारें पकड़ी गई हैं, उन सब की लिस्ट आज मेरे पास है। देखिए, ये सिर्फ अकेले देहरादून की आपको लिस्ट बता रहा हूं। पक्की मज़ार है सारी। देहरादून सरकारी भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, नगर पालिका विकास नगर की भूमि पर, ग्राम सभा की भूमि पर, वन रेंज की भूमि पर। यानी आपको सारी की सारी जो मज़ारों की लिस्ट है ये वो है जो सरकारी भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर, हाईवेज पर बनी हुई है। तो जैसा मैंने आपको कहा, आज का ये विश्लेषण ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बात चुभने वाली है लेकिन बात सच है। तो विस्तार से आज आप देखिएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर। तो अजीज दोस्तों, ये मज़ारों के हवाले से चीज़ थी। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे इंग्लैंड में जो मामला चले हैं इसके हवाले से, सेक्स ग्रूमिंग गैंग के हवाले से, उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे अगले महीने काउंसलर्स के इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शंस में लेस्टर शहर है जहाँ पे आपको याद होगा हिंदुओं पे मुसलमानों ने हमले किए थे और
बाद में इल्ज़ाम भी हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट और ये और वो, उसमें लेबर पार्टी ख़ास तौर पे एंटी हिंदू मूव चला रही थी। अब इस इलेक्शन में काउंसलर के लिए लेस्टर में 7 हिंदू कैंडिडेट थे लेबर के। लेबर ने उन 7 के 7 हिंदू कैंडिडेट को हटा दिए। अब लेबर की तरफ से एक भी हिंदू कैंडिडेट लेस्टर में इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो यह है कि लेबर की पॉलिसीज़ हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ हैं, और मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि आप वोट डालने से पहले 10 बार देख लीजिए कि किस पार्टी की क्या पॉलिटिक्स हैं और क्या पॉलिसीज़ हैं। अजीज़ दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे लोग अब सामने आ रहे हैं जो विक्टिम हैं, और ये विक्टिम अपने हालात बताते हैं कि इनके साथ किस तरह सलूक होता था। ये एक है एला हिल, ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग हमारे साथ कलर की बुनियाद पे, हमारी स्किन के कलर की बुनियाद पे, हमारे धर्म की बुनियाद पे ये हमसे इंतहाई गंदा सलूक करते थे, और हमें गोरी गाली दे के कहते थे। इसके अलावा वो मुसलमान होने का अपना वो ज़्यादा वो करते थे, और वो कहते थे कि जब हमें मारा जाता था, हमारी पिटाई होती थी, तो साथ में वो कुरान के हवाले देते थे कि आपके साथ रेप, टॉर्चर सब जायज़ है, हलाल है, और हमें इस्लाम की रूह से ये अलाउड है। ये ज़रा इनकी बात सुनिए 2 मिनट की। A lot of it's to do with race and religion, which a lot of people don't really like talking about, and they don't like to hear it. But this is why I feel compelled to talk about what's happened and what is still happening, because people need to hear it from survivors that these are racially and religiously aggravated crimes. That when I was being beaten, I was being called a white slag, a white whore, a white cunt. That over and over again, the references to my whiteness was always at the forefront of my perpetrator's mind, and that was always linked in with religion and his idea of what a good Muslim was and a bad non-Muslim was, or a good believer and a bad unbeliever. Even though I was a Christian, even though I have my faith in God, I pray, I believe in heaven and hell, I believe in good and bad, good and evil. So, but in the minds of these grooming gangs, if you're not covered down to your ankles, down to your wrists, if the hem of your top doesn't cover to your knees, then you're asking to be raped. Or, if you're not washing in the way that you should wash as a Muslim, if you're eating pork, you're unclean, you're dirty. If you use a knife and fork, you're dirty. If you don't eat food with your hands, sounds like I couldn't never quite understand that. It's the opposite way around. But so there's lots of narratives within these grooming gangs which make hatred of white people a justification for what they're doing. And also scriptural things like, we're allowed to do this, we're permitted to do this to you once you've started your periods. So we can't do it to you. And before you've started your periods, we have to do thighing, which is another type of sexual molestation, which doesn't involve. तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी आज की मेरी स्टोरीज थी आपके सामने। पाकिस्तान के हवाले से एक आखिरी चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये प्रोफेसर अजमल साविंद है, और ये सखर में IBA का प्रोफेसर था। फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD करके आया था। फ्रांस में इसको 1 घंटे के लेक्चर के पाकिस्तानी 30,000 रुपये मिलते थे। लेकिन वो फ्रांस से पाकिस्तान आया कि मैं अपने लोगों को पढ़ाऊँगा, सिंध में वापस आया हूँ, मैं अपने लोगों की एजुकेशन करूँगा, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। इसको कत्ल कर दिया गया, इसको इसी के खून में नहला दिया गया, और इसको बोला कि बेवकूफ़ क्यों आए थे वापस।
पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब पाकिस्तान जिंदाबाद वाला टाइम नहीं रहा। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी कितना अरसा पाकिस्तानी नेशनलिटी रहती है। जितनी जल्दी ये मुल्क ख़त्म हो उतनी जल्दी हमारा इस ग्रीन पासपोर्ट से भी जान छूटेगी और हम अपने अपने आज़ाद देशों में सुकून से जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।